सिनेमा के स्टार्ट में हम फियान को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा होता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। तो यहाँ पे हमारी फीमेल लीड एला आ जाती है। एला कहती है तुम इतने जख्मी क्यों हो, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तुम्हें क्या हुआ, वो उससे पूछने लग जाती है। तो ये पीछे से वो गुंडे आने लग जाते हैं। फौजी तो यहाँ पास एला को कार से पिन कर देता है और कहता है कि मुझे तुम हस्बैंड कहो। एला तो नहीं बोल रही होती है। फियान कहता है कि वरना मैं तुम्हें टपका ही दूंगा, मुझे हस्बैंड बोलो। फिर वो हस्बैंड कहती है। इतना सुनने की देर ही थी कि फियान उसे किसी करने लग जाता है और पीछे से वो गुंडे भी आ गए होते हैं। फियान को नहीं पहचान पाते। फियान तो फिर उसको कार में ले जाता है और यहाँ पे उसे किस करने ही लग गया होता है। एला तो उसे दूर करती है और उसके नेक में बाइट कर देती है गुस्से में और कहती है कि बदतमीज कहीं की तुम्हारी ये क्या हरकत है। फियान कहता है कि अब मुझे कुछ भी तुम मत बोलना क्योंकि तुम नहीं मुझे पहले प्रवोक किया है। फिर यहाँ पास वो उसे किस करने के साथ साथ उसके साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड कर लेता है। एला बेचारी खुद को बचा तक नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पास एला की आंखों में आंसू होते हैं। एला उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि बदतमीज कहेंगे तुमने मेरे साथ क्या हरकत कर दी। इतना कह कर तो वो कार से बाहर निकल के चली जाती है। फियान उसके जाते साथ ही बाहर आता है। बाहर आते साथ ही यहाँ पे फियान के सारे गार्ड्स भी आ गए होते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि बॉस हमें माफ कर देना, हमें देर हो गई। फियान जो कि किसी को भी माफ नहीं करता वो बहुत ज्यादा क्रूअल होता है। फियान कहता है कि जाओ तुम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी पनिशमेंट लो। फियान अपने गार्ड से कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सारी डिटेल चाहिए, अगर डिटेल नहीं मिली तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना वो उसे कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एला का जो कि डॉक्टर के पास बैठी हुई होती है। डॉक्टर उसे बताता है कि कांग्रेचुलेशन, अब प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ से। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। वो लेडी तो सीधे आकर एला को एक स्लैप जड़ देती है और कहती है कि तेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाया है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो और एक बच्चे को जन्म देने वाली हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे बोले जा रही होती है और एला पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। इस लेडी का बेटा चंग जी कहता है कि मैं एला से प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, अब दूसरे के बच्चे को भी पालन पोषण करना है तुम्हें। अगर हमारी नेबर्स को पता चल गया तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी, हमारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। जी कहता है कि इस बच्चे का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। एला फिर डॉक्टर से कहती है कि मैं इस बेबी को नहीं रखना चाहती। डॉक्टर बताती है कि अगर आपने बच्चे का अबॉर्शन करवाया ना तो आपकी जान भी जा सकती है, ये आपके लिए सचमुच जानलेवा है। जी की मॉम कहती है ये डॉक्टर ऐसे ही है, ये कुछ भी बोल रहा है, चलो हम तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, वो तुम्हारा अबॉर्शन कर देगा। और किसी भी अबॉर्शन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी की जान ही चली जाए, ये झूठ बोल रहा है। ये लेडी तो एला का हाथ पकड़ कर ले जा रही होती है। तभी सामने से फियान आता है। फियान कहता है कि आप मेरी वाइफी को कहाँ लेकर जा रही हैं और वो बिंदासी एंट्री दिया होता है गाइड्स के साथ। फियान ने तो यहाँ पे बिंदासी एंट्री दिया था, वो भी अपनी गाइड्स के साथ। और एला के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया वाइफी। यहाँ पे एला गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने आने के लिए, और यहाँ पे उसे एक स्लैप जड़ देती है और यहाँ पे उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वापस से मिलने आने के लिए। फियान तो यहाँ पे उसके हैंड्स पे किस करता है। फियान कहता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया हूँ, और मैरिज के लिए। यहाँ पे तो एला कहती है तुम होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले। फियान कहता है कि 500 मिलियन का मैं तुम्हें प्रस्ताव लेकर आया हूँ, वो भी तुम्हें डाउरी के रूप में देने वाला हूँ। यहाँ पे एला कहती है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बेटे से यहाँ पे चैंग आ जाता है और कहता है कि तुम हो कौन। बेचारे की इतनी बोलने की देर थी कि यहाँ पे फियान के गार्ड तो उसे कूटी देते हैं। फियान का गार्ड कहता है कि बॉस ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, और तुम होते कौन हो हमसे ऐसे बात करने वाले। फियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 24/7 आवर्स रहूंगा और तुम्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हें अपने में और इस बंदे में अंतर दिखा सकता हूँ। एला कहती है फिर भी ये तुमसे मच देन बेटर है, तो प्लीज तुम इस तरह कंपेयर करने की कोशिश मत करो। चैंग जी की मॉम कहती है कि आप जरूर ही पावर आपके पास बहुत ज्यादा है, फिर भी आप मास्टर होने के बाद भी हम आपसे तो कुछ भी कंपेयर या फिर लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन एला हमारे घर में बहुत टाइम से रही है, उसके खाने पीने का सारा खर्चा जो कि हमने उठाया है मुफ्त में, उसका क्या। चैंग जी कहते हैं कि मॉम आप क्या ही बकी जा रही हैं, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप गलत कर रही हैं। मैम कहती है कि मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, चुप रहे, और वैसे भी मैं सच्ची बोल रही हूँ, तो प्लीज इस तरह कॉम्पीट करना बंद कर दो। यहाँ पास फियान तो फिर एक चेक ही देने लग जाता है। यहाँ पे तो मॉम जल्दी से ही लपकने वाली होती है उस चेक को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची होती हैं। यहाँ पे जो एला उस चेक को लेके फाड़ देती है और कहती है कि तुम्हारी इस चेक से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं कोई पैसों की लालची नहीं हूँ जो तुम्हारे चेक से बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो प्लीज मेरे साथ इस तरह की चालें चलना बंद कर दो। फिर जो कि यहाँ पे एला भी नहीं मान रही होती है, इस वजह से फियान दूसरा तरीका अपनाता है। यहाँ पे चैंग जी की मॉम के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं इसे उड़ा दूंगा। यहाँ पे एला कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं गन से डर जाऊंगी। यहाँ पे वो गन को अपनी तरफ फिंगर पॉइंट कर लेती है और कहती है कि चला दो, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मर जाना होगा मेरे लिए। फियान कहता है कि अगर तुम इस तरह करोगी तो मैं तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, फिर तो तुम मुझसे चाहकर भी नहीं बच सकोगी। फिर यहाँ पे वो अपने फिंगर से एला के नेक पे कुछ करता है जिससे एला बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने लैप में एला को उठाकर ले जाता है।
फिर यहाँ पे वो एला को लाकर बाथटब में डाल देता है और कहता है कि उस चैंगजी ने तुम्हें कहाँ पर टच किया। यहाँ पास फियान तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उसे बोल रहा होता है और यहाँ पास उसे सब जगह से टच करके बात वगैरह दिलाने लग जाता है। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। एला तो उसे खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन फियान तो उसे दूर जा ही नहीं रहा होता है। एला तो यहाँ पे फियान को स्लैप जड़ देती है। यहाँ पे फियान तो उसे वापस से किस करने लग जाता है। एला उसे धक्का देकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुरे हो तो मैं तुम्हें उस दिन बचाती ही नहीं। फिर फियान तो यहाँ पे एला से कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और हमारी कल मैरिज है, तब तक का इंतजार कर लो। इतना कहकर तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मैरिज का दिखाया जाता है, जहाँ पास आज एला और फियान की वेडिंग होती है। एला जो कि रूम में होते है यहाँ पे विंडो के पास चैंगजी आ जाता है। चैंगजी को देखकर एला खुश हो जाती है। फिर यहाँ से वो दोनों भाग जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे फियान को एक गार्ड बताता है कि लेडी नॉन भाग चुकी है रूम से, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, वो गायब है। फिर यहाँ पर ये लोग भागते भागते बहुत दूर आ चुके होते हैं। यहाँ पे तो चैंगजी एला से कहता है कि तुम्हें गलती से भी फियान से ये नहीं बताना कि तुम उसकी बेबी की मॉम बनने वाली हो। अगर वो फैमिली में किसी को भी पता चला ना फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और नहीं तुम्हारी बेबी को, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। यहाँ पे वो दोनों तो बहुत दूर तक भाग कर आ चुके थे, लेकिन क्या ही फायदा। फियान के लिए एला को ढूंढना तो बाएं हाथ का खेल था। फिर वहाँ पास फियान की एंट्री होती है कार से अपने गार्ड्स के साथ, जो कि बहुत बिंदास सी एंट्री देता है। उसे देखकर तो एला और चैंगजी तो बिल्कुल डर ही जाते हैं। गार्ड्स तो चैंगजी को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा उसकी पिटाई करने लग जाते हैं। फियान कहता है गार्ड से कि इसके टांगे ही तोड़ दो। एला कहती है क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो। फियान कहता है कि मुझे अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं, अगर तुम मुझसे मैरिज नहीं करती हो तो फिर तो मैं इसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब एला को लगने लग जाता है डर, तो फिर वो मान जाती है फियान से मैरिज करने के लिए। फियान यहाँ पे एला का फेस पकड़ कहता है कि आज मैंने बर्दाश्त कर लिया, दोबारा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पास तो वो उसे किस कर लेता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसी कोशिश की, आज से तुम मेरी हो, तुम्हारी आंखें से लेकर तुम्हारी बॉडी हर एक चीज मेरी है। फिर बाद में इनकी मैरिज होने लग जाती है। यहाँ पास तो एला उसकी मैरिज करने के लिए रेडी ही नहीं हो रही होती है। फियान कहता है कि तुम क्या चैंगजी की आज ही मौत देखना चाहती हो। एला फिर जल्दी से हाँ कर देती है। फिर वो मैरिज कर लेती है। फिर फियान तो उसे फोर्सफुली किस कर अपनी मैरिज को कंप्लीट करता है। एला तो उसे धक्का दे रही होती है, लेकिन फियान तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। कहती है कि मेरी जान लोगे क्या। फिर फियान तो अपनी वाइफ को उठाकर ले जाता है और यहाँ पास उसे रूम में ले आया होता है। एला कहती है कि मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना, तुम मुझसे दूर रहोगे। फियान कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है। यहाँ पे एला कहती है तुम मुझसे दूर रहोगे तो मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे। तब यहाँ पे उसे वॉमिट से लगने लग जाता है। फियान कहता है ज्यादा समय मेरे साथ बिताना होगा और वैसे भी तुम्हारी आदतें बुरी हैं तो तुम्हें सुधरना चाहिए। बाद में जब बाहर आती है यहाँ पे तो उसे मेड्स ब्रेकफास्ट वगैरह दे रही होती है। कहती है कि प्लीज मैडम आप कर लीजिए। एला कहती है कि मुझे बाहर जाना है। मेड्स कहती है कि आप बाहर नहीं जा सकती विदाउट यंग मास्टर की मर्जी के, आपको यंग मास्टर से बात करनी होगी तभी आप बाहर जा सकती है। एला जैसे ही यहाँ पे फियान के रूम के पास आती है, फियान तो आप अपने किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। किसी बंदे को उसने टपका दिया होता है, वैसे बात ही कर रहा होता है। एला जब सुनती है कि उसने किसी बंदे को टपका, उसके तो पैरों तले जमीन नीचे चली जाती है। वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, सदमे में चली जाती है और हल्का से नीचे गिर जाती है, जिससे बाहर तक आवाज आ जाती है। फियान जैसे ही वहाँ पे बाहर आता है, एला तो एक फ्लावर स्पॉट के टुकड़े को उठा लेती है और कहती है कि मेरे पास भी मत आना, मैं इस जिंदगी में मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ रहना नहीं पसंद करूंगी। तुम एक बहुत बुरे हो, मैं तुम जैसे गैंगस्टर को कभी भी खुद को नहीं सौंपूंगी। लेकिन यहाँ पे एला को ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी बंदे को टपका दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। ये लोग तो बस ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स की डेथ किसने की थी। फियान कहता है कि क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई और किसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। एला कहती है लेकिन उनकी मौत तो एक दुर्घटना में हुई थी। फियान कहता है कि अगर ऐसा हो कि तुम्हारी मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट ना हो और उनको किसी ने ऊपर पहुंचाया है तब तुम क्या करोगी। मेरे पास उसके सारे प्रूफ्स हैं। एला तो शॉक हो जाती है और उसके पास से उसे पूछती है कि क्या ऐसा सच में है। फियान यहाँ पे कहता है ये पेंडेंट तुम देख रही हो, ये पेंडेंट ही बहुत कुछ है, अगर तुम्हें जानना है तुम्हें मुझे किस करना होगा तभी मैं इसे बताऊंगा। एला मान जाती है, फियान उसे किस करता है। फियान को तो सीरियस सिचुएशन में भी रोमांस करने की पड़ी थी। एला कहती है भले ही तुम मेरी हेल्प करे हो लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुमने मुझसे फोर्सफुली मैरिज की है। बाद में एला के लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेकर मेरे साथ आती है और कहती है कि यंग मास्टर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने ही आपके लिए बहुत सारी ड्रेसेस मंगवाई है। यहाँ पास तो एला फिर चेंज करने लग जाती है, तभी उसके पीछे जिप बंद नहीं हो रही होती है। वो मेरे से कहती है कि मेरी हेल्प करो बंद करने के लिए, तभी तो फियान आ चाहता है, उसकी जिप बंद कर देता है और यहाँ पे उसे बैग हक कर लेता है। एला कहती है तुम यहाँ पर कैसे, यहाँ पे तो मेड थी ना। तो फियान पे उसे एक कार्ड दे रहा होता है। एला तो नहीं दे रही होती है, वो उसे वापस कर देती है, लेकिन फियान तभी उसे फोर्सफुली दे देता है और कहता है कि मुझे दोबारा ना कहना पड़े।
फिर वो कार्ड ले लेती है। फिर बाद में जब वो एक पार्टी पे एंटर करती है, यहाँ पास सामने तो गार्ड्स उसे जाने नहीं दे रहे होते हैं और यहाँ पे एक लड़की बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रही होती है और कहती है कि नहीं, तुम जैसी पुअर लड़कियां यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। वो उसे बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स कर रही होती है। फिर अलग कहती है कि मुझे यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड मिला है तभी मैं आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पास तो ये लोग नहीं मान रहे होते हैं और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं और कहती है कि तुम्हें बाई फैमिली की वो पुअर सी लाचार सी लड़की हो ना, जिसे सब कुछ छोड़ दिए हैं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वैसे बोल रहे होते हैं। यहाँ पे गलती से एला का बैग गिर जाता है जिसमें से वो कार्ड भी निकल आता है। उस कार्ड को देखते साथ ही गार्ड बिल्कुल डर जाता है और कहता है कि मैम, आपने पहले ही हमें कार्ड क्यों नहीं दिखाया और बताया क्यों नहीं कि आप इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, पहले ही जा सकती थी। फिर यहाँ पे एला तो चली जाती है, ये लड़की ले ली तो यहाँ पे मुंह बना ही रह जाती है। तभी जब एला अंदर आती है, यहाँ बस तो लिली उसे वीआईपी सीट पे जाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम जैसे पुअर लोगों को यहाँ पे वीआईपी सीट नहीं मिलेगी, बैठना है तो जाकर पीछे बैठो। नहीं तुमने किस तरीके से एंट्री यहाँ पे ले ली। एला तो यहाँ पे फिर पीछे जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे फयान की एंट्री होती है अपने गार्ड्स के साथ। फयान तो जाकर सीधे पीछे वाली सीट पे एला के बगल से बैठ जाता है और कहता है कि जहाँ पे मेरी पार्टनर बैठेगी मैं वहीं पे बैठूंगा, वैसे बोल देता है। गार्ड्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, फिर वो जल्दी से लिली के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप पीछे वाली सीट पे जाइए, मिस्टर फयान और उनकी पार्टनर यहाँ पे आकर बैठेंगी। लिली तो बिल्कुल शॉक हो जाती है मिस्टर फयान को एला के साथ देखकर और सोचती है जरूर अपने झांसे में इसने फयान को फंसाया है। तभी एला को हल्का वॉमिटिंग से लगता है। फिर वो जल्दी से वॉशरूम के लिए बोलती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। फयान तो देखते रह जाता है। फिर एला जल्दी से वॉशरूम चले जाते हैं। वॉशरूम में वो अपना थोड़ा माउथ वगैरह वॉश कर रही होती है। तभी यहाँ पे फिर से लिली आ जाती है और उसे बदतमीजी करने लग जाती है। कहती है कि मुझे अब पता चला तुमने यंग मास्टर को बहकाया हुआ है, तो तुम्हारे पीछे हैं और तुमने इसी वजह से एंट्री ले ली है। और यहाँ पे एला को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करने लग जाती है और उसे बदतमीजी कर रही होती है, उसकी फैमिली तक को घसीटने लग जाती है इन सब के मैटर में। यहाँ पे एला तो सीधे उसे स्लैप चढ़ देती है और कहती है तुम्हारी हर एक बात बर्दाश्त है मुझे, लेकिन अगर मेरी फैमिली पे तुम आई ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बदतमीज कहेंगी, अपने तक ही सारा रखा करो, मेरे सामने सारी बदतमीजी करने को सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे एला को इतनी ज्यादा ह्यूमिलेट कर ही रही होती है। तभी यहाँ पे फयान आ जाता है। फयान को देखकर तो ये ले जल्दी से उसके पास जाकर चिपक जाती है और कहती है कि यंग मास्टर, अगर आप बाहर क्यों आए, लगता है बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, क्यों ना मैं आपके साथ टाइम बिताऊं, आपको अपना टाइम दूं। फयान कहता है तुम इसके लायक नहीं हो और इस तरह बदतमीज ग्रेडी की तरह मेरे बगल से क्यों चिपकी हुई हो। यहाँ पे तो ये बंदी जल्दी से फौरन से वहां से चली जाती है क्योंकि यहाँ पे यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे होते हैं। यहाँ पे एला भी जाने लग जाती है। उसे इग्नोर करते हुए फयान यहाँ पे इसका हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। एला कहती है वो लड़की तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा क्लोज क्यों चिपकी हुई थी। फयान तो उसको देखकर हल्का स्माइल करता है कि वो जेलस फील कर रही है। यहाँ पास तो फयान से फौरन से किस करने लग जाता है। फिर कुछ लोग आ गए होते हैं। एला तो यहाँ पे जल्दी से फयान को धक्का देकर बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पास एक ओल्ड अंकल एला से बिल्कुल बहुत ही तरीके से बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद बाई फैमिली ऐसी रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स की भी ऐसी डेथ हो गई एक्सीडेंट में और क्या क्या कुछ हो ही नहीं गया, तुम्हारे लिए मैं सच में बहुत ज्यादा दुखी हूँ। एला कहती है कि आपको मेरी परेशानी होने की जरूरत नहीं है अंकल, अंकल तो सच में बहुत ज्यादा ठरकी होता है। फिर यहाँ पे एला तो जाने वाली होती है। एला का ये बंदा तो हाथ ही पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाते तो मैं एक आइडेंटिटी भी मिल जाएगी और तुम बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगी मेरे साथ। कहती है कि अपनी ठड़कीपंती कहीं और दिखाना और अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है। बंदा तो अपनी ठड़कीपन से बात ही नहीं आ रहा होता है और एला से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। एला तो उसे किक कर देती है और कहती है कि ठड़कुल्ले कहेंगे बदतमीजी मत करो मुझसे, और यहाँ पास उसे किक कर देती है। तभी ये बंदा तो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, इससे पहले वो उसके ऊपर हाथ उठा पाता। यहाँ पे फयान का असिस्टेंट आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। कहती है कि आपने यंग लेडी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कैसे की, लगता है कि आप बहुत जी चुके हैं बुढ़े कहेंगे, आप जी के थक गए हैं, अब आपको ऊपर चले जाना चाहिए। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस लेडी अब आप ठीक तो है ना। एला बोलती है कि तुम्हारे उस खूबसूरत बॉस ने मुझ पे नजर रखने के लिए तुम्हें कहा है ना। बेचारा असिस्टेंट अब क्या ही कहता, उसकी तो पोल खुली गई होती है, वो तो स्माइल कर देता है बस। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपकी सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा वरीड थे, इस वजह से मुझे सीक्रेटली यहाँ पे काम करने के लिए भेज दिया, आपको बिल्कुल सेफ रखने के लिए। बाद में एला जब बैठी हुई होती है तभी यहाँ पे उसे वॉमिटिंग से लगता है। एला तो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लग जाती है, कहती है मुझे वॉशरूम पे जाना है। फयान कहता है कि तुम इस कप पे भी वॉमिटिंग कर सकती हो। एला कहती है इस कप पे अच्छा नहीं लगेगा ना, खैर तुम चिंता मत करो, बस ये मुझे इस वजह से वॉमिटिंग आ रही है क्योंकि मुझे हर समर के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग सा लगता है। फयान बोलता है उसकी इस बात पे कि अच्छा कोई तो कह रहा था कि मुझे तुम्हें देख कर वॉमिटिंग आते जैसे लगते, कोई तो कह रहा था कि मुझे तुम्हें देख कर ही वॉमिटिंग जैसा लगता है। फिर एला जल्दी से बाहर आ जाती है और एक नोट को पढ़ती है जिसपे लिखा हुआ होता है अगर तुम किसी और को अपने साथ लेकर आई तो तुम्हें चिटपिंडन के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। एला कहती है कि मुझे हर एक चीज के बारे में जानना है और मैं अकेले ही जाऊंगी, मैं खुद उससे निपट लूंगी, मुझे उससे मिलना होगा, तो मैं ये फयान को नहीं बता सकती। फिर एला वहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पास तो वो दो बंदे एला को ही किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और उसे बुरी नजर से देखने भी लग गए होते हैं। तो यहाँ पे एक मास मैन की एंट्री होती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
तो फिर हमें यहाँ पे फयान को दिखाया जाता है, जहाँ पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, यंग लेडी लापता हो गई है, वो पता नहीं कहाँ पे चली गई है, हमने पूरी जगह पे चेक कर लिया है, वो घर पर कहीं पे भी नहीं है। फयान यहाँ पे अलग लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जल्द से जल्द पता करो कि आखिरकार एला कहाँ गई है। एला यहाँ पे उस मास्क मैन से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने के लिए उस जेड डिपेंडेंट का यूज क्यों किया है। वो मास्क मैन कहता है कि तुम मुझे दोस्त दे रही हो, मेरे हाथों में पढ़ने के लिए तुम सिर्फ अपनी बदकिस्मती को दोस्त दे सकती हो और तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, तुम अब यहाँ से बचकर जा भी नहीं सकती। और अपने हैंड उसके नेक पे रखता है, जिससे एला तो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे गार्ड्स कहते हैं कि बॉस, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं क्योंकि ये मिस्टर फयान की यंग लेडी है, ये उसकी लवर है, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये मास्कमैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पंगा लेने के लिए, तुम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बेरहम हो, जल्दी से इसे यहाँ से गायब करो। अगर किसी को पता चला, अगर यंग मास्टर को पता चला तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। इससे पहले ये लोग एला को लेकर किडनैप करके कार से कहीं दूर ले जा सकते, उससे पहले यहाँ पे गन शॉट की आवाज आती है। वो लोग उस तरफ देखते हैं, यहाँ पास तो फयान की एंट्री हो जाती है, जो कि बहुत बिंदास एंट्री देता है। तब यहाँ पे वो एला को देखता है, फिर वो एला को जल्दी से सेव करता है, उसकी रस्सी वगैरह खोल देता है। यहाँ पास एला तभी पीछे से देखती है कि फयान के ऊपर कोई गन शूट करने वाला है। एला तो जल्दी से ही उसकी तरफ मुड़ जाती है, जिसके उसके हैंड्स पे गन लग जाती है। यहाँ पे फयान तो जल्दी से उस बंदे को शूट कर देता है और एला के ऊपर गुस्सा ही करने लग जाता है कि तुम बीच पर क्यों आई हो। एला कहती है क्योंकि वो तुम पर गन शूट करने वाला था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। फयान कहता है अगर ऐसा है तो अगर मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन तुम मेरे बीच पे नहीं आओगी और ना ही अपने आप को कभी भी जोखिम में डालोगी। तभी एला तो यहाँ पे फयान के ऊपर ही बेहोश जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे फयान को नहीं पता होता है कि एला प्रेग्नेंट है, वो तो बस उस टाइम से सोच रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एला प्रेग्नेंट नहीं है, वो ऐसा सोचता है। एला यहाँ पे नर्स से पूछती है कि आपने क्या मेरी हालत के बारे में फयान को बताया है। नर्स कहती है कि अभी हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। एला मन में सोचती है अगर फयान को इस बारे में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे जरूर ब्लैकमेल करेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगी। यहाँ पे फयान एला से कहता है कि क्या आप तुम ठीक हो, और यहाँ पे उसके लिप पे किस करता है और कहता है उसे कि तुम अपना ख्याल रखना और कभी भी ऐसी सिचुएशन में तुम बीच में नहीं आना, चाहे मैं ही चला जाऊँ इस दुनिया से, लेकिन तुम बीच में नहीं आओगी। मैं तुम्हें कुछ होते बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन गुंडों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब यहाँ पे चैंग जी आ जाता है और कहता है कि इस मेडिसिन को तुम अगर किसी को लगा देती हो तो वो बेहोश हो जाएगा और जल्दी उठेगा नहीं, तो तुम फिर काम कर सकती हो अपना और यहाँ से भाग सकती हो। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? एला हाँ में सर हिलाती है। वो चैंग जी के साथ भागने वाली होती है। चैंग जी बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। एला कहती ठीक है। तब यहाँ फयान आ जाता है। एला तो यहाँ पे फयान को हक कर लेती है। फयान कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एला कहती है मैं इस जन्म में तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, और यहाँ पे उसके नैप पे वही इंजेक्शन लगा देती है, जिससे फयान जल्द ही बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोश होने जाती है, एला वहाँ से भाग जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फयान को होश आ जाता है। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर को मैं बुला कर लाता हूँ। फयान सिर्फ इतना बोलता है कि एला को बाहर मत जाने देना, उसे पकड़ो जल्द से जल्द। तो साइड यहाँ पे जैसे ये लोग भाग रहे होते हैं तभी सामने से ट्रक आता है जिससे एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी यहाँ पे फयान आकर एला को बचा लेता है और चंगी तो अलग छोड़ के पहले तो साइड चला गया था ताकि वो बच जाए। और दूसरी साइड जाने की वजह से फयान को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है और उसके माउथ से ब्लड वगैरह भी निकलने लग जाता है। चंग जी कहते हैं कि चलो हम चलो यहाँ से भाग जाते हैं, ये अच्छा मौका है। एला कहती है कि मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, फयान के बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह लॉस हो रहा है। चंग जी कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाहर ही हैं हम, और इसके वैसे भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे, तो जरूर इसे बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन एला नहीं जा रही होती। तभी यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि बहुत सब ठीक तो है यहाँ पे, तो फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट एला पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? एला तो वहाँ से भागने का सोच रही होती है। असिस्टेंट कहता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो और तुम ऐसे नहीं जा सकती, और तुमने उन्हें कैसे इंजेक्शन से? डॉक्टर बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाद में पता चलता है कि पॉइजन वाला इंजेक्शन था जिसे एला ने बेहोशी की दवा समझकर उसे लगा दिया था। एला तो यहाँ पे फयान के साइड में बैठी हुई होती है। एला कहती है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहचानना चाहती थी, फिर ऐसा कोई इरादा नहीं था। असिस्टेंट कहता है कि तुम किसी बेवकूफ बना रही हो, इस तरह का नाटक करना बंद कर दो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम यंग मास्टर को बस हार्म करके जल्दी से यहाँ से भागना चाहती थी। एला को तो सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है, वो तो बस उसे बेहोश करके यहाँ से भागना चाहती थी, उसका फयान को हार्म पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो वे फयान के यहाँ पे आइस ओपन होती है। असिस्टेंट अपने बॉस से कहता है कि बॉस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज आप इन यंग लेडी से बिल्कुल भी दूर हो जाइए, ये बिल्कुल भी आपके लायक ही नहीं है, की वजह से आज आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप ऐसे ही एडमिट रहें, तो प्लीज इनसे दूर हो जाइए, ये आपको बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करती। फयान ने तो चुप करके वहां से भगा देता है। एला यहाँ पे फयान से कहती है कि मुझे माफ करना, हो सके तो मेरा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें हार्म पहुंचाऊं, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने का सोचा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, हो सके तो मुझे माफ कर देना।
फयान कहता है कि तुम मेरे पास आओ। एला कहती है जो भी हो गलती तो मेरी ही थी, तो तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे मंजूर है। यहाँ पे फयान तो अपना मास्क हटाकर उसे किसी करने लग जाता है। फयान कहता है कि तुम्हें जब इतना पछतावा ही होता है तो तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से बर्ताव क्यों नहीं करती, तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से क्यों नहीं रहती। एला कहती है कि मैंने तुम्हें गलती से हत्यारा समझ लिया था अपने पेरेंट्स का, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब जाके मुझे सारी सच्चाई पता चली है कि तुम्हारा उसमें दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था। यहाँ पे एला को तो सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है फयान के लिए। यहाँ पे फयान कहता है कि अब बस भी करो, और यहाँ पे उसे हक करते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था ना तब मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे एक डिब्बे में बंद कर दिया था जिसमें मुझे खाना तक नहीं दिया जाता था। मुझे थोड़ा सा खाना बस तब मिलता था जब कुत्ते खा लेते थे, तब मुझे लास्ट में बचा कुछ खाना दिया जाता था। बाद में मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी भागने की और एक दिन मैं कामयाब हो गया और मैं वहां से बच निकला। उस समय मेरी उम्र मात्र मैं 7 साल का ही था और उस टाइम मुझे उन किडनैपर्स ने बहुत ज्यादा पीटा भी था। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उस दौरान मैंने एक ईंट उठा दी थी और उन पर चला दी थी बचने के लिए। तब से ही सब मुझे क्रूअल कहते हैं। क्या तुम्हें भी मुझसे डर नहीं लगता। तभी फयान की वापस तबीयत खराब होने लग जाती है, उसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। एला तो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। वो जल्दी से ही डॉक्टर को बुलाती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। यहाँ पास डॉक्टर्स तो एला को बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि जरूर इनके बॉडी में जो पॉइजन है उसी का असर हो रहा है, उसी की वजह से इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे एला को वो लोग बाहर भेज देते हैं। एला जैसे बाहर आती है एला को तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। तब यहाँ पे उसका हाथ पकड़ कोई रूम में खींचता है और वो कोई और नहीं बल्कि चेंगजी होता है। एला चेंगजी से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो पॉइजन था। चेंगजी कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो हम कभी भाग ही नहीं पाते, हम चाहे जहाँ भी छुप जाते हर एक कोने से ढूंढ ही लेता। इस वजह से मैंने ये चाल चली और उसे जहर दे दिया। एला कहती है कि वो लगभग मर ही जाता, तुम मुझे सच सच बता भी तो सकते थे ना, और ये कितना ज्यादा डेंजरस था। चेंगजी एला से कहता है कि अब अच्छा खासा मौका है तो हमें यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। यहाँ पे एला कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं यहीं पर रुककर बाई फैमिली की सारी सच्चाई का पता लगाऊंगी। आखिरकार असली गुनहगार है कौन, मुझे सब कुछ जानना है। वह ऐसे करके बोलती है। चेंगजी तो यहाँ पे एला को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई हो ना, उसके पास पावर और पैसा सब कुछ है और वो गुड लुकिंग भी है और मैं एक पुअर हूँ, मुझसे मच दिन बेटर है वो। तुम इसी का लालच खा रही हो ना, उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही हो, और इसके अलावा तुम इसके बेबी की मॉम भी हो। फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी, तुम इसी का लालच खा रही हो ना। एला कहती है कि मैंने फयान को कभी बताया ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम इस तरह की बेफजूल की बातें तुम मुझसे मत ही करो तो अच्छा होगा। और रही बात उसके पैसे की, तो मैंने उसके पैसे तरफ कभी भी ऐसी नजर नहीं डाली है, तो तुम मुझे ऐसे बोलना बंद कर दो। चेंगजी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट होगा। खैर इतना ज्यादा टाइम समय सारी जानकारी लेने में बर्बाद करना बेफजूल है मेरे अकॉर्डिंग। एला बोलती है कि मुझे अपने पेरेंट्स की नाम साफ करना है, उनके ऊपर जो धब्बा लगा है वो मुझे साफ करना है। कुछ देर अभी मैं और यहीं पे रुकना चाहती हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है। चेंज कहता है कि अगर कोई सुराग मिलता है तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा चेक करने में, तो तुम बेझिझक मुझे बता देना। बाद में फयान के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस हमने भी फुटेज में देखा है कि यंग लेडी बाहर गई हुई है और बाहर पे कोई भी कैमरा नहीं है तो उनको कुछ भी आता पता नहीं है। फयान तो बहुत ज्यादा गुस्से करने लग जाता है और कहता है कि वो कहाँ पास और उठने लग जाता है। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप यहीं पे लेटे रहिए, अभी आपको सख्त सख्त आराम करने की जरूरत है, इसी से आप ठीक हो पाएंगे। बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो जल्दी से बाहर आता है अपने गार्ड्स के साथ और एला भी वहाँ पे उसे दिख जाती है। वो एला के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं हूँ तो तुम कुछ भी करोगी, और एक बात कान खोल कर सुन लो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं भाग सकती, कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और उसे क्लोज आकर बहुत ज्यादा फोर्सफुली से किस करने लग जाता है। उसे घर पर ले आया होता है और उसे काउच की तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम अब यहीं रहोगी। फिर यहाँ पे उसे वो पॉरेज वगैरह खिलाने लग जाता है। एला कहती है कि मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं खाना, तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम मुझसे किस तरह रूडली बात कर रहे हो। फयान कहता है कि तुम्हारे पास मना करने की कोई भी राइट नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, तुम्हें खाना ही होगा। वो तो फिर भी नहीं खा रही होती है। फिर फयान वहां से चला जाता है। तभी एला को ऐसा वॉमिटिंग सा लग रहा होता है। फिर वो जल्दी से अपने मुंह वगैरह को पोंछती है क्योंकि उसे पॉरेज से वॉमिटिंग सा लग रहा होता है। बाद में यहाँ पे असिस्टेंट फयान को बताता है कि मिस अभी भी कुछ भी नहीं खा रही है। फिर एला को यहाँ पे फयान बुलवाता है। एला कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, तो यहाँ पे डिनर करना होगा। फिर यहाँ पे वो उसे खाना देता है और कहते हैं कि खाओ तुम इसे। एक बात कान खोलकर सुन लो कि तुम इस जन्म में तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती और मैं तुम्हें कहीं भी भागने नहीं दूंगा। तो तुम्हें तुम्हारी अच्छा को तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, तुम मेरे साथ खुशी खुशी रहो। फयान यहाँ पे एला की बहुत केयर कर रहा होता है। एला को तो यहाँ पे अपनी मॉम की याद आने लग जाती है। तभी वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे, हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में है, हम बस तुम्हारे लाइफ पार्टनर के साथ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं जो कि तुम्हें अपने से पहले रखे। यहाँ पे एला को इतना सोच में डूबा हुआ कहता है कि आखिरकार तुम सोच क्या रही हो, तुम इतनी खोई खोई सी क्यों लग रही हो। एला कहती है
मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लग गई थी। मेरे पेरेंट्स एक बहुत अच्छे लोग थे। वो हमेशा अपनी मर्जी से बिना किसी हिचकिचाए काम करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, एला के पास तो कोई फैमिली नहीं बची, उनकी पूरी फैमिली ही बिखर गई। वो ऐसे बोल ही रही होती है। फियाना एला की बातों को सुनने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा अस्तित्व इस दुनिया में, चाहे मैं किसी के लिए जो भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा। और मैं तुम्हें सच्चाई का भी पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी फैमिली इतनी उजड़ गई, इस पर किसका हाथ है। एला कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। फिर एला वहाँ पे सोने के लिए चली जाती है। एला कहती है अभी तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों पर अपनी फीलिंग्स ही उसे कन्फेस कर दी थी, जो इतने टाइम से मैं उसे छिपा कर रखी हूँ। लगता है कि ये सब कुछ प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से मेरे हार्मोन यहाँ ही वहाँ हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें चैंग जी का दिखाया जाता है। चैंग जी के फादर ने एक बंदे से कर्ज ले रखा था और वो बंदा चैंग जी को परेशान कर रहा होता है। चैंग जी कहता है कि मेरी लवर यहाँ की सबसे रिचेस्ट पर्सन की मिस्ट्रेस है, मैं उसे पैसे लेकर आपको पैसे लौटा दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। यहाँ पास तो ये चैंग जी भी एला को धोखा ही दे रहा होता है। वो तो बस एला का यूज ही करना चाहता था। दूसरी तरफ यहाँ पे एला तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है और दूसरी साइड यहाँ पे फयान तो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे मिलने के लिए आया हुआ होता है। वो कहता है कि मैं जिससे मैरिज करना चाहता हूँ वो मुझे मेरी पार्टनर मिल चुकी है, मैं एला से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। तभी उसे एक कॉल आती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो एयरपोर्ट भाग रही है। यहाँ पे फयान कहता है लंबी सी सांसें लेते हुए कि वो हमेशा भागने की कोशिश क्यों करती है, क्या वो मुझे झूठ बोल रही है। वैसे वो सोच ही रहा होता है वो ऐसे नाटक क्यों करती है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसकी सेफ्टी इस समय मुझे बहुत जरूरी है, उसकी जान खतरे में है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी चैंग जी और एला तो यहाँ पे बस एंट्री लेने वाले होते हैं, लेकिन उनका कार्ड ही काम नहीं कर रहा होता है एंट्री लेने के लिए एयरपोर्ट पर। तभी यहाँ पे फयान की एंट्री होती है अपने गार्ड्स के साथ। कहता है कि तुम आखिरकार मुझे छोड़ के जाना क्यों चाहते हो। एला कहती है कि मैं जो भी बोलूंगी तुम मानोगे। फयान कहता है ठीक है। एला कहती है कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, मुझे जाने दो। फयान कहता है ठीक है। एला जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है, फयान तो उसके नेक पे अपना हैंड मारता है, जिससे एला तो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और एला को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तब यहाँ पे एला को होश आ जाता है। एला तो यहाँ पे फयान को देखती है। फयान से कहती है कि तुमने मुझे साफ साफ प्रॉमिस किया था कि मुझे तुम जाने दोगे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया, तुम पागल हो गए और सन की गई के। फयान कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कुत्ते की तरह रखवाली करता हूँ और फिर भी तुम मुझसे भागना चाहती हो, मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकता। एला कहती है तुम मुझे आखिरकार क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्या हुआ, फिर से क्यों। फयान कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो फयान को स्लैब तक जड़ देती, लेकिन फयान यहाँ पे खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ में दर्द होने लग गया मुझे स्लैब करने की वजह से। फयान यहाँ पे फिर उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। एला उसे कुछ दूर कर स्लैब जड़ देती है वापस से। एला कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है, तभी वो बेहोश जाती है। फयान तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर तो एला को चेक करते साथ ही जान जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो फयान को भी बता देता है कि एला प्रेग्नेंट है, मैंने उसकी नर्व्स को चेक किया है। फिर फयान के यहाँ पे होश आ जाता है। एला तू कुछ नहीं बोल रही होती। फयान कहता है क्या तुम्हें पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। एला कुछ नहीं बोलती। फयान कहता है इसका मतलब तुम्हें बहुत पहले से पता था। एला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इस बच्चे से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, ये जो बेबी है वो चैंग जी का है। एला तो बस फयान का पेशेंस चेक करना चाहती थी। फिर वो कहती है क्या तुम मेरे बेबी का अबॉर्शन करवाओगे। फयान कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें अबॉर्शन करवाने की जरूरत नहीं है। एला बिल्कुल शॉक होते हुए कहती है कि क्या सच में तुम मेरा अबॉर्शन नहीं करवाओगे। फयान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपने बच्चे को बड़ा होते देखना चाहता हूँ, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हूँ। एला कहती है कि बड़ा अजीब बंदा है, मैंने इसको साफ साफ बोल दिया कि इसका बेबी नहीं है, फिर भी मुस्कुराते हुए मान गया, कितना अजीब है ये। इसकी जगह कोई और होता तो क्या ही बवाल मचता, शायद वो मुझे घर से भगा देता, लेकिन ये तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए ही मान गया। फिर वो उसकी बहुत ज्यादा ही केयर करता है और उसे म्यूजियम पार्क वगैरह भी घुमाने के लिए ले जाता है। फिर वो लोग बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट मोमेंट्स एक साथ बिताते हैं। फिर फयान यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट बिहेव करते हुए एला को यहाँ पे प्रपोज ही कर देता है। यहाँ पास तो एला कुछ नहीं बोल रही होती है और कहती है कि हम तो पहले से ही मैरिड हैं। फयान कहता है कि अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहती अभी के लिए तो तुम एक हफ्ते तक इस रिंग को अपने पास रख सकती हो, फिर तुम मेरा जवाब दे देना। एला कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर बता दूंगी। फयान कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यहाँ
यहाँ पे एला कहती है कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो तो चेंज करने के लिए चली गई होती है। तभी फुयान बाद में आता है तो एला वहाँ से गायब होती है। फुयान तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने हर एक कोशिश की, लेकिन एला मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, उसे पैनिक अटैक्स टाइप भी आने लग जाते हैं। एला वहाँ पे जल्दी से आ जाती है और कहती है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। फुयान कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, और उसे टाइटली हक कर लेता है। वो तो बस यही बड़बड़ाया जा रहा होता है कि मैं छोड़कर मत जाना, वो काम हो ही नहीं रहा होता है। फिर एला यहाँ पे उसको संभालने के लिए उसे लिप पर किसी करने लग जाती है। फिर बाद में डॉक्टर आता है और फुयान को चेक करने लग जाता है। सचिन कहता है कि बॉस लेडी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर वो उसे साइड पे ले जाता है और उसे बताता है कि जब बॉस 7 इयर्स के थे तब उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें किसी ने 3 महीने तक किडनैप करके रखा था और उन्हें 3 महीने तक बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उस दौरान उनके पेरेंट्स की डेथ भी हो गई। इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्हें अक्सर इस तरह मेंटल प्रॉब्लम्स कभी कभी होती रहती हैं और उनके अंदर मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, जिससे उनको कभी कभी इस तरह की पैनिक अटैक टाइप आ जाते हैं। इसी वजह से वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, मतलब कि उन्हें आप ही बस चाहिए। एला कहती है मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, इस वजह से वो उस तरह बिहेव करता है, वो इसी वजह से मेरे लिए पागल सा हो गया है। फिर एला को भी यहाँ पे कुछ याद आता है जहाँ पास फुयान को किडनैप करके रखा गया था। एला वहाँ पे आती है जो कि वो भी बहुत छोटी सी बच्ची होती है और यहाँ पे वो उसकी हेल्प करती है उस पिंजरे से निकलने में और कहती है उससे कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तब यहाँ पे फुयान को भी होश आ जाता है। फिर फुयान के पास एला जाती है और कहती है कि मैं वही लड़की जिसने तुम्हें छोटे से लॉक से निकालने में कोशिश की थी और मैंने ही तुम्हें छोटे में हेल्प की थी। फुयान तो बहुत ज्यादा जानकर खुश हो जाता है कि वो एला ही थी। तब यहाँ डॉक्टर यहाँ पे एला को भी चेक करता है। फिर एला उसे फुयान कहता है कि तुम सूप बनाने के लिए जाओ। एला जैसे ही चली जाती है यहाँ पे डॉक्टर फुयान को बताता है कि यंग लेडी बहुत ज्यादा ही कमजोर है, उनका बेबी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है बचने के लिए। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको बच्चे को बचाना है या फिर मॉम को। इन दोनों में से किसी एक की जान बच सकती है। फुयान कहते हैं क्या वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती। डॉक्टर कहता है कि वो बर्थ दे सकती हैं, लेकिन वो जब बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएंगी तब वो बर्थ दे सकती हैं, तब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी इन दोनों को जान को खतरा है, इन दोनों में से कोई एक ही बच सकता है। फुयान यहाँ पे एला के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है क्योंकि वो एला को नहीं खोना चाहता था। फिर बाद में वो एला से कहता है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, तुम्हें ये बेबी को अबॉर्ट करना होगा। एला तो यहाँ पे फुयान को गलत समझ लेती है कि वो उसके बेबी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऊपर पहुंचाना चाहता है कि वो उसका बेबी नहीं है। ये सोचकर एला कहती है तुमने ही तो कहा था ना कि इस बेबी को मैं रख सकती हूँ, फिर तुम इस तरह कैसे पलट सकते हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं बेबी का अबॉर्शन करवा लूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाली। तब फुयान तो उसे सच भी नहीं बता सकता था। फिर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी हमारे रिलेशन में कांटा बने, तुम्हें इसका अबॉर्शन करवाना होगा। नेक्स्ट सीन में फुयान तो उसको अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल ले आया था। एला तो नहीं कराना चाहती थी। फिर डॉक्टर उसको अबॉर्शन करने के लिए ले जाते हैं। एला अंदर जाते साथ ही डॉक्टर से कहती है कि मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना, प्लीज आप मेरी मदद करिए, मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। डॉक्टर भी उसकी बात मान लेते हैं। बाद में वो बाहर आती है और कहती है कि मेरा अबॉर्शन हो चुका है। फिर वो उससे बात ही नहीं कर रही होती, फुयान से ऐसा प्रेजेंट कर रही होती है जैसे उसका सच में अबॉर्शन हो रखा है। के दिल में जब फुयान के लिए थोड़ा ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बनने ही लग गया था, तब फुयान ने फिर से उससे ऐसे बातें करके उसकी बेबी के बारे में ऐसा बोलकर उसे वापस से उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। एला तो फिर अपने सर पे गन रख लेती है और कहती है कि तुम मेरा पीछे नहीं करोगे। फुयान कहता है ठीक है। फिर एला वहां से भाग जाती है। बाद में एला जब चंगे से मिलने के लिए जाती है, चंगे तो उसे किडनैप करके कहीं ले जाता है। जब वो उसे किडनैप करके कहीं ले जा रहा होता है तभी यहाँ पास तो उसका असिस्टेंट देख लेता है फुयान का। फिर वो फुयान को बता देता है कि यंग लेडी को किसी ने किडनैप कर लिया है। चंगी ने तो एला को किडनैप कर लिया होता है। चंगी एला से बोल ही रहा होता है कि तुम्हें मैंने किडनैप कर लिया है। एला कहती है आखिरकार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर चंगी बताता है कि तुम तो बहुत भोली निकली। आज से 5 साल पहले जब मेरे फादर जुए के कर्ज में डूबे हुए थे और हमेशा शराब वगैरह पिया करते थे, तब किसी ने हिम्मत की उनकी राह में रुकावट डालने की। मेरे फादर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर ये घर मेरा होता, ये मेरा क्यों नहीं है। वो उस घर को बेचकर भी जुए वगैरह में कर्ज देना चाहते थे, जो कि एला का घर होता है, एला के पेरेंट्स का घर होता है। और यहाँ पास तो वो गलती से घर में आग ही लगा देते हैं, जहाँ पास एला के पेरेंट्स अंदर ही सारे के सारे थे। यहाँ पे तो वो चिल्ला रहे होते कि कोई डोर ओपन करो, लेकिन अंकल तो जानबूझकर डोर ओपन नहीं करते और बहुत ज्यादा हंस रहे होते और कहते हैं कि अब ये घर मेरा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तभी अंकल कहते हैं कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। अंकल तो वहां तो जाने लग जाते हैं। तभी उसे चंगी दिख जाता है। चंगी कहते हैं कि डैड आप कहाँ पे जा रहे हो चंगी। तभी यहाँ पे वो चंगी को एक पेंडेंट देते हैं, जिस पेंडेंट के बारे में एला भी जानना चाहती थी। उस पेंडेंट को देते हुए कहते हैं कि इस पेंडेंट को बेच लेना और इसे पैसे ले लेना। क्या करते वो वहां से भागी जाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे फादर की वजह से इस दुनिया से चले गए थे और मैंने तुमसे डेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हाँ किया था क्योंकि मेरे अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ की वजह से गिल्ट था कि तुम अकेले हो गई हो। लेकिन मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, ऑनेस्टली तुमसे मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हुई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। और वो फियान पता नहीं कहाँ से आ गया और सीधे उसने तुम्हारा फायदा उठा लिया और तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। हमारी पहले भी मैरिज होने वाली थी तो तुम्हें मुझसे अभी भी मैरिज करनी चाहिए। एला कहती है चाहे मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं तुमसे मैरिज कभी भी नहीं करूंगी। चंगित यहाँ पर सो गलत दीवाने लग जाता है। तभी यहाँ पे फियान आ जाता है। फियान को के साथ ही चंगित उसके पास ही अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं इसको हार्म पहुंचा दूंगा अगर तुम मेरे क्लोज आए तो। यहाँ पास तो चंगी कहता है कि अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो तो अपने आप को शूट कर लो, जैसे फियान खुद को शूट करने वाला था। चंगी यहाँ पे उसे गन से शूट कर देता है। एला कहती है तुम कितने ज्यादा गिरे हुए हो और जल्दी से ही उसे धक्का देकर फियान के पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो। चंगी तो इतना ज्यादा सन की पागल हो चुका होता है कि वो वहाँ पे पिस्टल डालने लग जाता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट लाइफ में तुमसे ही मैरिज करूंगा। तभी यहाँ पास वो गन की गोली को निकाल लेता है। इसका मतलब कि फैन को गोली नहीं लगी हुई होती है। यहाँ पास वो उसकी तरफ करता है जिससे यहाँ पे चंगी को चोट लग जाती है और यहाँ पे वो गिर जाता है और यहाँ पे आग भी लग गई होती है जो कि उसी की लगाई हुई आग होती है। वो वहाँ पे बेहोश ही रह जाता है और यहाँ पास एला को तो फैन जल्दी से बाहर लेकर जाता है। तब यहाँ पे एला के पेरेंट्स दिखने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बदला हमारा पूरा हो गया, तुम खुशी खुशी रहना। इतना कहकर तो वो आग की तरफ चले जाते। एला की आंखों में तो आंसू होते हैं। एला कहती है फियान से कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तब यहाँ पे उसकी हॉस्पिटल में आइस खुलती है। तब यहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है और कहती है कि फियान जिंदा तो है ना। तब यहाँ पे फियान आ जाता है। एला कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। एला कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैंने तुम्हें खो दिया। फिर एला उसे बात करने लग जाती है। फियान कहता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो। एला कहती है कि मैं बस तुमसे डरती थी, मैं तुम्हारी माफिया वाली साइड से डरती थी, लेकिन अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मुझे तुम्हारे खोने के मुकाबले ये सारी चीजें फीकी पड़ रही हैं। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। फियान कहता है कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। या पहला हाँ कहती है, फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। एला कहती है और मुझे तुम्हें कुछ खबरें बतानी है कि हमारा बेबी जिंदा है और वो अभी मेरे वैली में है। और मुझे सर्जरी के बारे में पता चल गया था कि तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए ऐसे कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि अब मैं नॉर्मल हो सकती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। फियान तो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एला भी बहुत ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।